Hello everyone. Today we will going to discuss about energy resources. इससे previous video में we had discussed about the things like what is resource, natural resource क्या होते हैं, how rapid industrialization, urbanization और increase in population they are affecting the resource यानी कि रिसोर्स यूजेस को अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज कर रहे हैं एंड व्हाट एल्स एंड वी आल्सो सी सम डेटा then how these availability of resource and usage of resource depend on various factors. तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था फ्यूल के बारे में और व्हाट शुड बी द गुड क्वालिटीज ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में ये सब हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और एनर्जी रिसोर्स की गुड क्वालिटीज़ क्या होती है और थोड़ा-सा एक ओवरव्यू हमने रिसोर्स के बारे में जान लिया। क्योंकि ये जो यूनिट है, इसके अंडर ये सब यूनिट जो है दैट इज़ रिगार्डिंग रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्सेज़ के बारे में यूनिट है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी रिसोर्स के बारे में। ओके, सबसे पहले एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रिसोर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली अ रिसोर्स। तो रिसोर्स कोई भी रिसोर्स का मतलब होता है हिंदी में संसाधन। संसाधन इज़ द टर्म व्हिच इज़ यूज्ड फॉर रिसोर्स इन हिंदी। संसाधन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरीके से यूज़ होती है, उसको हम कंज़्यूम करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द रिसोर्स। अब रिसोर्स हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स। जैसे नेचुरल रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम ह्यूमन को भी तो यूज़ करते हैं ना फॉर प्रोड्यूसिंग वैल्यूज़, है ना? तो जैसे कि ह्यूमन स्किल्ड लेबर है कोई, तो उसकी स्किल्स को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक वैल्यूज़ एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ह्यूमन इज़ अ काइंड ऑफ रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। इसके अलावा होता है डिजिटल रिसोर्स एंड इसके अलावा एनर्जी रिसोर्स। तो हमारे पास जो सब यूनिट है, इसमें हम एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज़ हमारे जो सिलेबस है दैट इज़ एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो पहले हम एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी और फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड टू हार्नेस वर्क काम को कराने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, विच वी कंज्यूम टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू जनरेट हीट और टू रन पावर सिस्टम्स, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज भी क्लासिफाइड है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको एक पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी का मतलब पहले देख लेते हैं। एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को बोला जाता है एनर्जी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसमें जो डिसिपेट हो रही है, वो क्या हो रही है? हीट हो रही है। अब वो काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। ज़्यादा काम होगा तो मतलब ज़्यादा एनर्जी खर्च हुई है, ज़्यादा एनर्जी है। कम काम हुआ होगा तो कम एनर्जी है। अब ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि काम तो करना ही है ना। अब मशीनरी काम करे, ह्यूमन काम करे, किसी न किसी फॉर्म में काम तो चल रहा है यूनिवर्स में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है सभी लिविंग बीइंग की। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नली भी काम करते हैं और हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल लेवल पे इंटरनली भी काम कर रही है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है लिविंग बीइंग की, मशीनरीज़ की, और कोई भी मैटर जब मूव करता है तो उसके मूव करने के लिए, क्योंकि मूवमेंट इज़ व्हाट? इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क। और काम कैसे होता है? एनर्जी की वजह से, तो इसीलिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है फंक्शन को करने के लिए, किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और किसी प्रकार के काम को करने के लिए। अब पूरा जो डेवलपमेंट है सिविलाइजेशन का, वो किस बात पे, किस बेस पे एक तरीके से हुआ है? वो एनर्जी की अवेलेबिलिटी पे ही तो हुआ है। अब हमारी जो एनर्जी है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक तरीके से प्रेजेंट है। हमारी जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। किस तरीके से प्रेजेंट होती है? देखो, अब अगर हम बात करें तो जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी टू पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और इट्स पोजीशन। कोई बॉडी रखी हुई है
उसके पोजीशन की वजह से, उसके शेप या साइज़ की वजह से, और जब वो मूव कर रही है तो शेप और साइज़ तो उसमें तब भी रहेगा। तो उसके मोशन प्लस उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन की वजह से खाली जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इसमें बोला गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के जो एनर्जी होती है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, है ना? तो जो कि उसके मोशन और पोजीशन की वजह से होती है। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब भी कोई बॉडी जो है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में है, शांत बैठी हुई है, रखी हुई है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसी भी पोजीशन की कोई शेप या साइज की वजह से उसमें होती है ना? तो टोटल टोटल मिला के अगर वो मूव कर रही है शेप और साइज से उसमें तब भी होगा, तो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कोई स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, उसमें अभी जो एनर्जी है दैट इज व्हाट? पोटेंशियल, क्योंकि अभी वो कंप्रेस्ड है, रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, कंप्रेस्ड पोजीशन में रखा हुआ है। तो उसके पोजीशन की वजह से उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बोला गया। तो एनर्जी जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट में होती है। एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज करती है, बस एनर्जी उतनी ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, बट उसके फॉर्म्स चेंज होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल थी, तो टोटल टोटल मिला के मैकेनिकल बन जाती है। अब हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी में एनर्जी होती है इज द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस और अ सिस्टम हैज इन रिलेशन विद इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, घटने की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज थर्मल एनर्जी। तो जो कि मूव करने में हेल्प करती है, और मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज व्हाट? थर्मल एनर्जी। हीट जो डिसिपेट हो रही है दैट इज व्हाट? थर्मल एनर्जी। फिर हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी जो कि स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब जैसे मैं बात करूँ H2O की, तो दिस इज व्हाट? अ कंपाउंड। तो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद व्हाट? हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद सॉरी हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो ये केमिकल बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, क्योंकि ये हाइड्रोजन को बॉन्ड करा के रख रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, तो काम कर रहा है। तो इसमें जो एनर्जी होगी केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी है, केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एटम्स, दो एटम अगर जुड़े हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगर जुड़े हैं, तो उनके बीच में जो एनर्जी होती है दैट इज व्हाट? केमिकल एनर्जी। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जब मास कन्वर्टेड होता है एनर्जी में, तो तब जो एनर्जी रिलीज होती है, तब कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन की, जब हम बात करते हैं, तो जब मास जो है, जब एटम जो है टूटता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज व्हाट? न्यूक्लियर एनर्जी। इसका उल्टा, जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं, तो दैट इज व्हाट? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो तब भी जो एनर्जी एक तरीके से रिलीज हो रही है दैट इज व्हाट? न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी दी जा रही है, तो दैट इज व्हाट? जब एनर्जी रिलीज हो रही है एटम के टूटने से, एटम के मिलने से, न्यूक्लियर फिजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। जहाँ पे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, मास इज व्हाट? दैट एटम। और रिलीज क्या हो रही है उससे? एनर्जी। सो इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है एनर्जी की, जैसे हीट एनर्जी है हमारे पास, वी हैव लाइक मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ ली है, केमिकल एनर्जी हमने पढ़ ली है, वी हैव हीट एनर्जी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट एनर्जी, वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जैसे रेडिएशन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो देर आर फ्यू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली आपने जाना कि एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो अपनी फॉर्म्स चेंज करती है काम कराने के लिए, और काम के दौरान उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं। जैसे अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मूव की काइनेटिक में चेंज हो गई, तो एनर्जी बनती नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं आई, बस वो चेंज हो जाती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द दिस पार्ट दैट इज प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। अब अगर मैं बात करूँ प्राइमरी एनर्जी की, तो प्राइमरी एनर्जी हमारी नेचर में डायरेक्टली मिलती है ना? जैसे कि कोयला है, जैसे कि सनलाइट है, तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। दिस एनर्जी कैन बी रीन्यूएबल और दिस एनर्जी कैन बी नॉन रीन्यूएबल। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर प्राइमरी एनर्जी है तो रीन्यूएबल ही होगी, और अगर सेकेंडरी एनर्जी है तो नॉन रीन्यूएबल भी होगी, ऐसा नहीं है। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम यहाँ पे दे रहे हैं कि जो डायरेक्टली हमारे नेचर से हमें मिलती है वो तो हुई प्राइमरी एनर्जी। अब वो रीन्यूएबल भी हो सकती है और वो नॉन रीन्यूएबल भी हो सकती है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ सनलाइट की, तो सनलाइट हमें डायरेक्टली सन से रिसीव होती है।
सो सनलाइट डायरेक्टली हमें क्या होती है, सनलाइट हमें डायरेक्टली नेचर से या सन से रिसीव होती है। तो हमने इसको बनाया नहीं या चेंज नहीं हुई, हमें डायरेक्टली ही लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिली। तो डायरेक्टली नेचर से हमें मिली, दैट इज नोन एज प्राइमरी एनर्जी। ठीक है। अगर मैं कोयले की बात करूं, कोयला फॉर्म हुआ और डायरेक्टली हमने कोयले को निकाला, यानी कि हमने एक्सकावेशन किया, खुदाई की या माइनिंग किया, कोयले को निकाला, उसको जलाना स्टार्ट किया और एनर्जी प्रोड्यूस स्टार्ट किया। तो दैट इज व्हाट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब मैं अगर बात करूँ सनलाइट की, तो सनलाइट इज रीन्यूएबल। बट दूसरे ही हाथ पे अगर मैं बात करूँ कोयला, कोल की, दैट इज नॉन रीन्यूएबल। तो डिस्पाइट ऑफ इट कि वो रीन्यूएबल है कि नॉन रीन्यूएबल है, अगर वो डायरेक्टली हमें नेचर से फाउंड हो रहा है एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एनर्जी। ठीक। फिर प्राइमरी एनर्जी जो है, व्हेन प्राइमरी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर प्राइमरी एनर्जी को आप कन्वर्ट कर देते हो किसी और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ताकि आप उसको और अच्छे तरीके से यूज करो, तो उसको आप बोलते हो सेकेंडरी एनर्जी। तो बेसिकली नेचर से जो मिली एज अ फ्यूल और उसको आपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया, तो प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी को जब आप चेंज करते हो किसी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी में, मिक्स एंड मैच करते हो, तो तब आप एनर्जी प्रोडक्शन करते हो, तो दैट इज सेकेंडरी एनर्जी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोयले की, या जैसे अगर मैं बात करूँ सनलाइट की, तो सनलाइट हमें डायरेक्टली मिली, उसको हमने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या प्लांट्स ने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया, तो क्या हुआ, ये प्राइमरी एनर्जी। बट अगर हम इस कोयले को बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में, तो थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले को जलाते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, टरबाइन रोटेट होती हैं, और उस टरबाइन से को हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कोयला जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमने प्रोड्यूस की कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेकेंडरी एनर्जी। ओके, क्योंकि डायरेक्टली हमें नेचर से नहीं मिली, बट ये नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हमने प्रोड्यूस किया है, दैट इज। तो इसमें यही बोला है कि प्राइमरी एनर्जी को जब अदर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसको आप सेकेंडरी एनर्जी बोलते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सनलाइट की, तो सनलाइट से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब आप नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की पढ़ेंगे, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, तो हम सनलाइट से, जो फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं या जो सोलर सेल्स होती हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट मेनली वो क्या रिसीव करता है, वो सनलाइट रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने के लिए, दैट इज। तो हेयर electrical energy, electricity is secondary form of energy, or which is consumed or used in our homes and industries. So this is, I hope you got some idea about प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में। प्राइमरी और सेकेंडरी आर डिवॉइड ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल से बिल्कुल अलग है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली अगर हम एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है कि वो बहुत कम टाइम में रिप्लेनिश हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं, तो रीन्यूएबल है, रीन्यू अगर हो जाते हैं। और अगर नहीं होते हैं तो नॉन रीन्यूएबल कहलाते हैं। तो थोड़ा-सा हम इसमें देख लेते हैं आज कि रीन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी क्या, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। क्योंकि जब हम रीन्यूएबल पढ़ेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज़, तो पहले हम नॉन रीन्यूएबल देख लेते हैं। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी वो नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी होते हैं दैट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। सो दिस टर्म इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो वापस से रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं विद इन आवर लाइफ टाइम स्पान, बहुत कम टाइम में, हमारे लाइफ टाइम स्पान में वो वापस से ग्रो नहीं होते हैं, वापस से रिप्रोड्यूस नहीं होते, वापस से जनरेट नहीं होते हैं। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कहा, क्या कहा जाता है, नॉन रीन्यूएबल। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रीन्यू का मतलब क्या होता है, वापस बन जाना। नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो वापस नहीं बन सकते हैं। तो दैट आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वापस नहीं बन सकते का मतलब है कभी नहीं बनेंगे। वापस नहीं बन सकते का मतलब है बहुत कम टाइम में ये नहीं रिप्लेनिश हो सकते, या हमारे लाइफ टाइम स्पान के अंदर, या जितना हमारा लाइफ टाइम स्पान है तब तक ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते। 100-200 ईयर्स तक रिप्लेनिश नहीं हो सकते। तो जब हम कंप्लीटली उस रिसोर्स को कंज्यूम कर देंगे फिर वो रिप्लेनिश होगा। तो बेसिकली
वापस से नहीं बन सकते, तो कहीं न कहीं एक कम लिमिटेड रिसोर्सेज़ ऑफ एनर्जी ये हैं। तो वही चीज़ बोली गई कि वापस से जनरेट नहीं हो सकते, और दे आर यूज्ड ऑन अ स्केल व्हिच कैन बी सस्टेन इट्स कंजप्शन रेट। अब मतलब क्या बोला गया है कि जितनी रेट से हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी रेट से ये बन नहीं रहे हैं। मतलब कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा और इनका बनने का जो रेट है वो काफ़ी स्लो होता है। तो दैट इज़ व्हाई, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डाला गया है। सो हाउएवर वंस इट डिप्लीटेड देयर इज़ नो मोर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर नीड्स। तो वही चीज़ बोली गई, क्योंकि बहुत कम टाइम में रिप्लेनिश नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि एक बार ये डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए, ख़त्म होने की कगार पे आ गए, ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, तो फ्यूचर जो जनरेशन है या फ्यूचर नीड्स के लिए फिर हम इन्हें नहीं रख पाएँगे। क्यों? क्योंकि रिप्लेनिश नहीं हो रहा है। तो एक बार अगर ख़त्म हुए तो फिर ख़त्म हो जाएँगे। सो रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड मच फास्टर देन द नेचर कैन क्रिएट देम। तो वही बात बोली गई है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको फास्टर रेट पे कंज्यूम किया जा रहा है, या अगर हम कम भी कंज्यूम करें तो भी फास्टर दिखेगा, क्योंकि इनकी जो बनने की कैपेसिटी है, नेचर से इनको क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत कम है। और कंजप्शन क्या हो जा रहा है, बहुत फास्ट हो जा रहा है। तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। तो देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और कितने तरीके के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ओके, सो आई होप नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यू गोट सम आइडिया। अब जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है, आपसे बोल दिया जाता है कि रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड फास्टर देन द नेचर कैन क्रिएट दैम। ऐसे रिसोर्सेज जो फास्टर रेट पे कंज्यूम हो रहे हैं, कंजप्शन रेट उनका ज़्यादा है देन व्हाट, कि नेचर उनको बना रही है, उस रेट से उनका कंजप्शन रेट ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से रिसोर्स हैं? तो ऐसे रिसोर्स हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये असर्शन रीजन में प्रोबेबली आ सकता है क्वेश्चन। Okay, now moving on to the fossil fuels. So what are fossil fuel? Fossil fuels are जो काफ़ी लंबे समय से बरीड हैं अर्थ के अंदर, और अब वो जो है हमें कोयले की फॉर्म में, पेट्रोल की फॉर्म में, नेचुरल गैस की फॉर्म में मिलते हैं। तो बेसिकली जो फॉसिल्स दबे रह गए हैं अर्थ के अंदर, और अब वो फ्यूल की फॉर्म में हम उनको यूज़ करते हैं। दे आर द पोटेंट सोर्स ऑफ फ्यूल, दे आर द पोटेंट लाइक दे आर द पोटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अब हम उनको बर्न करते हैं, हीट एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो दोज फोसिल्स आर नोन एज फ्यूल्स। सो दोज थिंग्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो fossil fuel consist of coal and oil. They are preferred at the following main reason। क्यों? क्योंकि हम उनको फ्यूल की तरह यूज़ क्यों करते हैं, फॉसिल्स को हम फ्यूल की तरह यूज़ क्यों करते हैं? फॉसिल बेसिकली जीवाश्म, आई थिंक उसको जीवाश्म बोला जाता है हिंदी में। सो इसलिए हम उनको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू इज व्हाट, कैलोरीफिक वैल्यू इज लाइक व्हेन वी गेन 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने पे जब हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। इस पे हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया है। सो दैट इज एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू। यस, फॉसिल इज एक्चुअली जीवाश्म। सो दैट इज, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज। हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, एक्सकावेट कर सकें, खुदाई कर सकें, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, बाहर निकाल सकें, और उसको फॉसिल उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकें। तो दीज आर द मेन रीज़न कि जिसकी वजह से हम फॉसिल को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, है ना। अम, तो अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू की पर्टिकुलरली बात करूँ, तो कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू इज़ व्हाट, कि जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को, बेसिकली 1 किलोग्राम हम लेते हैं, तो 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने में जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उसको आप कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हो। अगर ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप बोलोगे कि इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, और अगर कम अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है तो उसको आप बोलोगे कि इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो हम किस फ्यूल को प्रेफर करते हैं, हम उस फ्यूल को प्रेफर करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में, हाई, इसलिए हाई दिया गया है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा दे हीट। हम ये बोलते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब स्पेसिफिक अगर ज़्यादा है तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू,
कम है तो लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम हमेशा किस फ्यूल को प्रेफ़र करते हैं? हम उस फ्यूल को प्रेफ़र करते हैं जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। मतलब अगर पर्टिकुलर अमाउंट को आप बर्न करो, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल को आप बर्न करो, कंबस्ट करो, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी क्या हो या ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो उससे। और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये हमने बात की। हमारा मार्केट वेल डेवलप्ड है फॉसिल फ्यूल को ट्रेड करने में। कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच वर फिटेड विद कंबशन इंजन रिमेन प्रोमिनेंट थ्रू आउट द ग्लोब, तो वी कैन एक्सपोर्ट दोज फ्यूल। अब जो मेन डिसएडवांटेज होता है ना ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल आर इन टर्म्स ऑफ हार्म द एनवायरमेंट। अच्छा, हम फॉसिल फ्यूल को स्विच क्यों कर रहे हैं? मतलब हम क्यों नहीं, अब उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है और इजीली वो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हमारे पास एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो फिर हम जब नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे और जब हम ये बोलते हैं कि स्विच टू रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्विच टू रीन्यूएबल, क्योंकि अभी हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। तो वाई वी आर इंसिस्टिंग टू स्विच ऑन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्यों हम रीन्यूएबल पे स्विच करना चाहते हैं? क्यों हम उनको इंट्रोडक्शन में लेके आए? इस क्योंकि जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, उनका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि टेक इन्वायरमेंट इनटू कंसिडरेशन। आप डेवलपमेंट करो, बट इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन में करके आप डेवलपमेंट करो। तो इन्वायरमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो जाता है और ये उस बड़े फैक्टर को ही क्या करता है, हार्म करता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जीएचजी एमिशन के बारे में बात की, हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, हमने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में बात की और हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की। तो वहाँ पे सबसे कॉमनली जो टर्म यूज़ हो रही थी दैट इज़ एक्चुअली फॉसिल फ्यूल, है ना? क्योंकि ये जो फिनोमिनास ट्रिगर हो रहे हैं ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसका मेन रीज़न कहीं न कहीं फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो जाता है। सो अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या हार्म एनवायरनमेंट को होते हैं फ्यूल के बर्न करने से या फॉसिल फ्यूल के इंट्रोडक्शन से या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के आने से। सो नो डाउट कि इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बट इसके हार्म एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे सबसे बड़ा जो हार्म है इसका वो है ग्लोबल वार्मिंग ये कॉज़ करता है, क्योंकि ये SO2 और CO2 को प्रोडक्शन करता है। जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होती हैं और अल्टीमेटली ये गैसेस क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में काम करती हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती है और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन में क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। SO2 क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जब वाटर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिडिक रेन कॉज करता है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज हेल्थ हैजार्ड्स। तो इसके बहुत लीथल इफेक्ट हो सकते हैं हेल्थ पे। वो प्लांट की हेल्थ हो सकती है, एनिमल की हेल्थ हो सकती है और एक लिविंग बींग या ह्यूमन की हेल्थ भी हो सकती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो फ्लाई ऐश रिलीज होता है। फ्लाई ऐश रिलीज होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे पर्टिकुलेट मैटर जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, जैसे कि अल्ट्रा फाइन, कोर्स और लाइक इन द रेंज ऑफ फाइन पर्टिकुलेट मैटर। तो हर तरीके के पर्टिकुलेट मैटर यहाँ से रिलीज होते हैं जब इसको बर्न किया जाता है। और इसके बहुत सारे हेल्थ हजार्ड होते हैं क्योंकि कुछ पर्टिकुलेट मैटर आपकी थोरिक कैविटी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, एल्वोलाई तक पहुँच जाते हैं और आपको अस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़, पल्मोनरी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिल। तो जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो हम पेट्रोलियम इज़ अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो पेट्रोलियम को जो एक्सकावेट किया जाता है, जब उसको एक तरीके से खुदाई करके निकाला जाता है बाहर समुद्र से या उसको पाइपलाइन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट इज़ अ लाइक बेस्ट टर्म। एक्सकावेशन मतलब एक तरीके से डिग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है। तो दे आर अ थ्रेट टू मरीन लाइफ एंड अवर इकोसिस्टम। तो वो ऑयल स्पिल हमारी मरीन लाइफ के लिए, हमारा जो ओशन की लाइफ है उसके लिए और हमारे ओशनिक इकोसिस्टम के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जो स्पिल है, ऑयल स्पिल जो है वो घातक सिद्ध होता है। अब किस तरीके से घातक सिद्ध होता है और क्या ऑयल स्पिल होता है और किस तरीके से वो फैलता है और क्या क्या उसके लीथल इफेक्ट होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पे, क्या क्या उसके लीथल इफेक्ट होते हैं वाटर पे और किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस वो करता है और किस तरीके के फिनोमिनास ओशंस में होते हैं, किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या उसका फेट होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट इन फेट ऑफ ऑयल स्पिल,
and a video called oil spill. सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, मैं उसको ऊपर बार में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। सो उसमें हमने ऑयल स्पिल के बारे में बात की है, ऑयल स्पिल का फेट क्या होता है उसके बारे में बात की है, और किस तरीके से ऑयल स्पिल अफेक्ट करता है मरीन लाइफ को, हमने उसके बारे में भी बात की है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थिंग दैट इज ओके। सो आज हम यहाँ पे हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल के बारे में, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, और फॉसिल फ्यूल किस तरीके से क्यों हम उसको यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़ा, और क्यों हम उसे स्विच कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली हमने एडवांटेजेस के बारे में बात की फॉसिल फ्यूल की, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं अब तक, और हमने बात की कि क्यों हम उसको आगे यूज़ नहीं करना चाहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। इवेंचुअली अगर बात करें तो फ्यूचर ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑन द रिसोर्स विल बी एक्सपेंसिव टू हार्वेस्ट। फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है आगे आगे क्या हो जाएगा, दे आर एक्सपेंसिव टू हार्वेस्ट, और एक्सपेंसिव हो जाएंगे क्योंकि बचेंगे ही नहीं ना, कम रहेंगे, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और ह्यूमैनिटी जो है किसकी तरफ शिफ्ट करना चाहता है, ऐसे रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना चाहता है एनर्जी की, जो कि रिजिलियंस हो, रिलायबल हो, रिलायंस हो, और एक तरीके से दे आर नॉट लाइक कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा खर्चा उनमें ना आए, दे आर नॉट एक्सपेंसिव टू हार्वेस्ट। तो ऐसे फ्यूल्स की तरफ हम स्विच करना चाहते हैं। तो एज फोसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि फोसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, फाइनाइट, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास हो जाते हैं। तो दे इवेंचुअली रन आउट ऑफ द स्टॉक, तो अल्टीमेटली आफ्टर अ वाइल दे विल रन आउट ऑफ द स्टॉक, मतलब खत्म हो जाएंगे कहीं ना कहीं स्टॉक से, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कम हो जाएँगे, डिमांड ज़्यादा होगी लोगों की, क्योंकि अब तक हम फॉसिल फ्यूल पे रिलाई कर रहे हैं, स्टॉक लिमिटेड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएँगे, तो बहुत कम फॉसिल फ्यूल का जो अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसों में कहीं न कहीं बिकेगा, और ये ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो कहीं न कहीं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, एसिड रेन होगा, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना ट्रिगर होंगे, तो हम उन फिनोमिना को कंट्रोल करने पे जो पैसा लगाएँगे, तो उस टर्म्स में भी हम देखें तो फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है वो कहीं न कहीं कॉस्टली हमें पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम एनवायरनमेंट को रेज़िलियंस या एक तरीके से होम्योस्टेसिस स्टेज में लाने के लिए जो पैसा खर्च करेंगे, अल्टीमेटली इट विल ऐड टू दैट थिंग ना। तो फॉसिल फ्यूल हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है बर्न करना कहीं न कहीं। क्योंकि इनका जो डैमेज है वो डैमेज वापस से, जो एनवायरनमेंट को ये डैमेज कर रहे हैं उसको वापस से बैक टू नॉर्मल लाने में भी तो हमारा पैसा एक तरीके से खर्च होगा, दैट इज़। तो इन कॉन्ट्रास्ट मेनी टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल। तो फिर हम किसकी तरफ स्विच करते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम जाते हैं, जैसे कि विंड है, जैसे कि सोलर पावर है, जो कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होते जाते हैं, दे विल नेवर रन आउट ऑफ द स्टॉक, ये रन नहीं होते हैं। तो एट प्रेजेंट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, एट प्रेजेंट हमारे पास, दिस इज इम्पोर्टेंट, एट प्रेजेंट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट is that is used by humans is non renewable source of energy। तो बेसिकली एट प्रेजेंट हम किसको यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम तक हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे लिए एक्सपेंसिव भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमारी 80% ऑफ द एनर्जी नीड्स को मीट कर रहे हैं, हमारी 80% एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे जी रहे हैं एनर्जी के, बट वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन दैट, क्योंकि हमें पता है कारण क्या है। तो इसलिए वी वांट टू लाइक मूव टू द शिफ्ट टू द व्हाट, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, दैट इज लेस एक्सपेंसिव, जो कि रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो इसलिए हम उन पे स्विच करना चाहते हैं, तो आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा फॉसिल फ्यूल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड व्हाई वी शुड डोंट वांट टू कंटिन्यू रिलाई ऑन द फॉसिल फ्यूल। सो इससे प्रीवियस वीडियो से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, एंड व्हाट आर देयर सब टाइप्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे वो बनते हैं, क्या होते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस है, क्या उनके डिसएडवांटेजेस है। सो इसी के साथ हमारा फॉसिल फ्यूल में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम रिन्यूएबल पे स्विच करेंगे। So this is it for today's video, and I hope I am able to make you understand this energy resources and the types of energy resources. So this is it for today. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ते रहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए। And thank you for listening me so patiently always, and I always appreciate that, and I always bow in front of you and bow towards that thing. So this is it. Thank you for listening again.